प्राचीन इतिहास 2019 का पेपर है ये। पहले प्राचीन इतिहास को देखते हैं। बहुत जैन, भागवत एवं शैव धर्म से क्वेश्चन आए थे 2019 के पेपर में। हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है कि योग नागपंथी द्वारा अपनाया जाता था। दूसरा, हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। तो ये पहला और दूसरा दोनों सही है। हठ योग योग जो है नाथपंथियों द्वारा अपनाया गया था और हठ योग की क्रिया सूफी संतों ने भी अपनाया था। योग किसने? नाथपंथियों ने भी अपनाया था हठ योग वाला, और इसको सूफी संतियों ने भी अपनाया था। नाथ संप्रदाय भारत के शैव संप्रदाय का प्रमुख पंथ है। मध्य युग में इस संप्रदाय में बौद्ध शैव तथा योग की परंपराओं का समन्वय दिखाई देता है। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। शिव इस पर संप्रदाय के प्रथम गुरु और आराध्य थे। 13वीं शताब्दी में हठ योग की पुस्तक अमृत कुंड की अरबी फारसी भाषा में अनुवाद हुआ, जिसके सूफी मत पर अस्थायी प्रभाव पड़ा। शेख नसरुद्दीन चिराग देहलवी ने कहा कि प्राणायाम सूफी मत का सार तत्व है। वहदत वल वजूद के सिद्धांत योगियों के सिद्धांत के समान थे। अबुल कद्दूस गंगोही पर नाथ सिद्धांतों का दूरगामी प्रभाव था। उनके ग्रंथ रसदनामा में योगी संत गोरखनाथ के संदर्भों में उनकी तुलना परम सत्ता से की गई थी। सैयद मुर्तजा ने योग पद्धतियों के साथ अबू अली कंदर और कलांदिया संतना में समानता करते हुए योग कलंदर की रचना की थी। 800 ईस्वी से 12 ईस्वी तक राजनीति सामाजिक स्थिति। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। सूची 1 में सूची 2 राजवंश दिया है, राजधानियाँ दिया है, मिलाने हैं। तो पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। और पांड्य वंश की राजधानी मथुरा थी। पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। यादव वंश की राजधानी देवगिरी, काकती की वारंगल थी। याद रखिएगा, पल्लव वंश की राजधानी कांची थी, पांड्य की मथुरा थी, और यादव वंश की देवगिरी थी और काकती की वारंगल थी। पल्लव, कांची, पांड्य, मथुरा, यादव, देवगिरी, काकती, वारंगल। निम्नलिखित में से किस मंदिर के विदर्भ में खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? तो मार्कंडेश्वर मंदिर को खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। मार्कंडेश्वर मंदिर को खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। मार्कंडेश्वर मंदिर का विदर्भ का खजुराहो या मिनी खजुराहो के रूप में जाना जाता है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में वेनगंगा नदी के किनारे 9 से 12वीं शताब्दी के मध्य निर्मित इन मंदिरों की कुल संख्या 24 थी, जिसमें 18 अब खंडहर हो चुके हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग 2017 ने इस मंदिर में परिसर को जीर्णोद्धार किया गया। मध्यकालीन से क्वेश्चन देखते हैं कि मध्यकालीन इतिहास से क्या क्या क्वेश्चन आए थे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है हमको ये बताना है। तो डी वाला, जरीब एक प्रकार का कर था। जरीब क्या था? एक प्रकार का कर था। ये वाला सही नहीं है, बाकी सारे के सारे सही हैं। कौन सा एक सुमेलित नहीं है पूछा था। जरीब एक प्रकार का कर नहीं था। ये जरीब एक प्रकार का कर ना होकर भूमि की लंबाई नापने की इकाई थी। एक जरीब की मानक लंबाई 66 फीट थी अथवा 22 गज अथवा 4 लट्ठे होती थी। जरीब को सर्वप्रथम प्रयोग अकबर के नवरत्नों में से टोडरमल ने किया था। उन्होंने बांसों में लोहे के छल्ले डालकर जरीब तैयार किया था। जरीब कैसे तैयार किया था? बांसों में छल्ले डालकर टोडरमल ने तैयार किया था सबसे पहले। तो जरीब एक प्रकार की भूमि की लंबाई नापने की इकाई है, ना कि कर। जबकि दाम क्या है? दाम ताम्र की मुद्रा होती थी। दाम क्या होता था? ताम्र की मुद्रा। और देशाई क्या होता था? राजस्व अधिकारी को देशाई बोलते थे। देशाई किसको बोलते थे? राजस्व अधिकारी को देशाई बोलते थे। दीवान जो होता था प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। प्रांतीय राजस्व का प्रमुख कौन कहलाता था? दीवान। दाम एक प्रकार की मुद्रा होती थी। देशाई राजस्व अधिकारी को बोला जाता था। दीवान प्रांतीय राजस्व के प्रमुख को बोलते थे। और जरीब भूमि लंबाई नापने की इकाई है, जिसको सर्वप्रथम प्रयोग टोडरमल ने किया था, और उन्होंने बांसों के में लोहे की छल्ले डालकर जरीब तैयार की थी। सूची 1 और 2 को मिलाइए। तो मुल्ला दाऊद चंद्रयान से रिलेटेड है। दामोदर कवि पद्मावती कथा। सोमनाथ राग विभोद। अमीर खुसरो आशिका। तो मुल्ला दाऊद की बुक का क्या नाम है? मुल्ला दाऊद की पुस्तक का नाम चंदायन है। और दामोदर कवि की पुस्तक का नाम पद्मावती कथा है। पद्मावती कथा किसकी है? दामोदर कवि की। सोमनाथ की क्या है? राग विभोद है। अमीर खुसरो की
आशिका है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एकता व्यवस्था की नहीं है? तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं, एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। दूसरा नहीं है। तो एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। जी हाँ, एकता क्या थी? राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है। तो सियासतनामा क्या है? एकता की व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है। एकता को इसे एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। तो यही नहीं है। चौथा क्या है? मुक्ता को एकता से एकत्रित राजस्व में सैनिक रखने पड़ते थे। मुक्ता को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते, ये भी सही है। तो कौन सा एक सही नहीं है? तो सी वाला सही नहीं है। सी वाला सही नहीं है। क्या है? एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाती थी। भारी एकता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। तो भारत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। एकता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि। एकता प्रणाली की विस्तृत व्याख्या निजामुल अबू अली बिन अली तूसी की पुस्तक सियासतनामा में मिलता है। तो सियासतनामा किसकी पुस्तक है? निजामुल मुल्क अबू अली बिन अली तूसी का पुस्तक है। एकता भूमि मुक्ता नामक अधिकारी के अंतर्गत होता था। एकता भूमि किस अधिकारी के अंतर्गत होता था? मुक्ता नामक अधिकारी के अंतर्गत एकता भूमि होता था। वही भूमि का लगान वसूल करते थे। इक़्तिदारों के वेतन के रूप में अपनी एकता के से वसूल किए गए लगान पर अधिकार प्राप्त करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पुस्तकें दिया है, लेखक दिया है। तो तौक़ात नसीरी किसकी पुस्तक है? तौक़ात नसीरी मिनहाज उस सिराज जसजानी की है। तौक़ात नसीरी किसकी है? मिनहाज की पुस्तक है। मिनहाज उस सिराज जसजानी की है। तारीख़ फ़िरोज़शाही शम्स ए सिराज अफ़ीफ़ की है। तारीख़ किसकी है? तारीख़ फ़िरोज़शाही शम्स ए सिराज अफ़ीफ़ की है। शम्स ए सिराज अफ़ीफ़। तुगलकनामा अमीर खुसरो की है। हुमायूँनामा गुलबेदन बेगम की है। तुगलकनामा किसकी है? तो अमीर खुसरो की। तौक़ात नसरी मिनहाज उस सिराज जसजानी की है। तारीख़ फ़िरोज़शाही शम्स ए सिराज अफ़ीफ़ की है। निम्नलिखित में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया? तो ये भाटा के रामचंद्र सिंह थे। भाटा के रामचंद्र सिंह। भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण किसने दिया था? रामचंद्र सिंह ने दिया था। इनका जन्म 1506 में हुआ था। इनके बचपन का नाम तन्ना था। इनकी प्रमुख रचनाएं संगीत सार रामचंद्र सिंह का तन्ना जो थे संगीत सार रागमाला श्री गणेश स्रोत है। रामचंद्र सिंह, भाटा के राजा रामचंद्र सिंह, संगीत सार रागमाला और श्री गणेश स्रोत। भारतीय संगीत के ध्रुपद गायन में तानसेन को महारत प्राप्त है। तो ये सारी रचनाएं किसको है? तानसेन की है। तानसेन को ध्रुपद गायन में महारत प्राप्त है भारतीय संगीत में। संगीत सार रागमाला श्री गणेश स्रोत, ये सारे के सारे। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ए वाला सही है, केवल पहला सही है। क्या है? व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी। मनसबदारी व्यवस्था क्या थी? राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। ये पैतृक नहीं थी। मनसबदारी प्रथा क्या? पैतृक नहीं थी। मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ अकबर ने किया था। यह व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी। मनसबदारी व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी। यह व्यवस्था चंगेज खां के दासवी प्रणाली के आधार पर थी। मनसबदारी प्रथा किसके आधार पर थी? तो चंगेज खां के दासवी प्रणाली के आधार पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन हैं जिनके एक को कथन ए से कारण आ रहा है, बताइए। अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्के के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया, और कारण है कि शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो बी वाला, ए और आर, ए था कारण, आर दोनों सही, लेकिन परंतु ये आर ए की व्याख्या सही नहीं करता। अकबर ने शेरशाह सूरी की मुद्रा पद्धति के समान ही राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया था। तो शेरशाह सूरी की मुद्रा पद्धति के समान ही इन्होंने क्या किया था? राज्य के सिक्कों के प्रचलन के नियमित करने का प्रयास किया था। अकबर ने शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान ताम्र का सिक्का दाम चलाया। कथन और कारण दोनों सही है, परंतु इसकी तार्किक व्याख्या नहीं करता है। मतलब अकबर शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान ही राज सिक्के चलाना चाहता था, लेकिन क्या है, शेरशाह मुद्रा पद्धति समान ताम्र का सिक्का दाम चलाया, लेकिन ये दोनों मैच नहीं खाते। निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो
सरनाल का युद्ध दिया है, बिलग्राम का युद्ध, धर्मत का युद्ध, जजाऊ का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध आपका 26 जून 1539 में हुआ था। 1539 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। बिलग्राम का युद्ध किसके बीच में हुआ था? हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था। सरनाल का युद्ध 1572 में हुआ था। सरनाल का युद्ध क्या कब हुआ था? 1572। धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ था, 1658 में हुआ था। और जजाऊ का युद्ध 1707 में हुआ था। जजाऊ का युद्ध 1707 में हुआ था। निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, अटाला मस्जिद जौनपुर में है। तो बी वाला, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, इसको कालानुक्रम लगाना था। जौनपुर में स्थित अटाला मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में हुआ था। तो जौनपुर अटाला मस्जिद कब बना था? 1408 ईस्वी में बना था, जौनपुर में है। इब्राहिम शाह सरकी ने किया था। इसका निर्माण किसने किया था? अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने किया था, जौनपुर में स्थित है। शेरशाह सूरी का निर्माण सासाराम बिहार में शेरशाह की मृत्यु के 3 माह बाद, सासाराम बिहार में शेरशाह की मृत्यु के बाद 3 माह बाद 16 अगस्त 1545 को पूर्ण किया गया था। और हुमायूं का मकबरा 1570 में दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण हुमायूं की रानी हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। रबिया उद दौरानी का मकबरा, बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, जिसे 1651 से 1661 में के दौरान बनवाया गया था। इसे ताजमहल की भौड़ी नकल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले कौन सा आया था? पहले अटाला मस्जिद आया था, जिसका निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया था। फिर उसके बाद शेरशाह वाला मकबरा आया था 1545 में। फिर हुमायूं का मकबरा 1570 में आया था। फिर बीबी का मकबरा आया था। आधुनिक इतिहास के 1857 के विद्रोह एवं 19वीं शताब्दी का जन आंदोलन। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि आपके 1765 में हुई थी। मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में। मंगलौर की संधि कब हुई थी? 1784 में हुई थी। सालाबाई की संधि 1782 में हुई थी। मद्रास की संधि 1769 में हुई थी। तो इलाहाबाद की 1765 में हुई थी, मद्रास की संधि 1769 में, सालाबाई की संधि 1782 में, मंगलौर की संधि 1784 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसमें विद्रोह के बारे में दिया है, आंदोलन और वर्ष। तो पाबना वाला कब, पाबना विद्रोह जो हुआ था 1873 में हुआ था। पाबना विद्रोह कब हुआ था? 1873 से 85 के बीच में हुआ था। और पाबना विद्रोह 1873 से 85 के बीच में हुआ था। और जबकि एका आंदोलन जो था, एका आंदोलन 1921 से 1922 के बीच में हुआ था। एका आंदोलन 1921 से 1922 एका आंदोलन हुआ था। संथाल वाला विद्रोह जो हुआ था वो 1857 की क्रांति के पहले हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। फिर उसके बाद ताना भगत जो है ये कब हुआ था? ताना भगत 1914 में हुआ था। इसका स्क्रीनशॉट पढ़ लेते हैं। पापना विद्रोह बंगाल में 1873 से 1885 ईस्वी के मध्य हुआ था। इस विद्रोह का कारण जमींदार द्वारा की गई लगान वृद्धि। इस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी और रमेश चंद्र दत्त ने सहयोग किया था। तो पापना विद्रोह किस लिए हुआ था? जमींदार द्वारा लगाई गई लगान वृद्धि कारण हुआ था। तो इसमें किसने सहयोग किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी और रमेश चंद्र दत्त ने सहयोग किया था 1873 से 1885। फिर एका आंदोलन 1921-22 अवध के किसानों ने चलाया था। इसके प्रमुख नेता मदार पासी और सहरेव थे। तो एका आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मदार पासी और सहरेव थे। आंदोलन के कारण अत्यधिक लगान और गैर कानूनी रूप से किसानों को से खेत छीन लिया गया था। संथाल विद्रोह 1855-56 में इसी में आदिवासियों के द्वारा सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में दामन एक भागलपुर और राजमहल के संथाल क्षेत्र में चलाया गया था। सिद्धू कान्हू संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। भागलपुर के राजमहल संथाल क्षेत्र में चलाया गया था। ताना भगत आंदोलन कहाँ पे का नेतृत्व किसने किया था? जतरा उरांव ने किया था। ताना भगत का नेतृत्व किसने किया? जतरा उरांव ने 1914 से 1918 तक चलाया था ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ। प्रमुख संस्थाएं, संधियाँ, आयोग, अधिनियम। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो नेटिव मैरिज एक्ट जो है 1872 में पारित किया गया था, 1872 में।
केशव चंद्र सेन ने पारित किया था। सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पारित किया गया। अधिनियम के द्वारा लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा बहुपत्नी प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया था, 1872 में किया गया था। फिर नीचे दिए गए कथन जिनमें एक को कथन ए तो दूसरे कथन आर कहा गया है, कारण आर कहा गया है। तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी। सही बात है, विलियम जोन्स ने किया था। फिर उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। तो ये भी सही बात है कि उसने क्या किया था, सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता को स्वीकार, ये विलियम जोन्स के पक्ष में थे। इन्होंने क्या किया था, उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता को प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। फिर वारेन हेस्टिंग्स स्वयं का एक उद्धट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था। उद्धट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का ये क्या था, प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। संस्कृत फारसी अरबी, इसीलिए इसने क्या किया था, 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी वारेन हेस्टिंग ने। तो मदरसा में क्या किया था, अरबी फारसी का अध्ययन करवाया जाता था। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। एक्सप्रेशन पढ़ लेते हैं। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1784 में सर विलियम जोन्स ने की थी। हेस्टिंग ने विलियम जोन्स के पक्ष में संस्था की अध्यक्षता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। वारेन हेस्टिंग 1772-1785 ईस्वी तक रहे थे। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल थे ये भारत के प्रथम नहीं, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसने गलत लिखा है, भारत नहीं रहेगा, यहाँ पे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। वह एक प्राच्य विद्वान थे जो प्राच्य विद्या के प्रखर समर्थक था। संस्कृत, उर्दू और फारसी के अध्ययन को प्रोत्साहित किया। स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सबसे पहले कौन सा आया था ये पूछ रहा है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 में आया था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाया गया जन आंदोलन था। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को आया था। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था। महात्मा गांधी इरविन कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है इसको, गांधी इरविन समझौता को। फिर पूना पैक्ट समझौता सितंबर 1932 में हुआ था। क्रिप्स मिशन भारत में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए 1942 ब्रिटिश संसद सदस्य सर स्टेट फोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में किया गया था। तो आपका ये जो पूना पैक्ट है 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। और क्रिप्स मिशन कब आया था, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। तो सही क्रम क्या होगा कि सविनय अवज्ञा फर्स्ट पे रहेगा, चौथा वाला पहले पे रहेगा, सी वाला ऑप्शन चौथा वाला रहेगा। और ये चौथे के बाद आपका क्या रहेगा, गांधी इरविन सेकेंड वाला रहेगा। फिर सेकेंड के बाद क्या रहेगा, पूना पैक्ट फर्स्ट वाला। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नहीं, तीसरा वाला नहीं, पहला वाला सही होता है। पहला वाला नहीं, तीसरा वाला ही सही है। हाँ, 1905 असैनी प्रशासन 1905 के सदन में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है देखते हैं। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। तो बी, पहला और दूसरा दोनों सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है। लॉर्ड कर्जन ने विश्व साम्राज्यवादी था। इसने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। प्रांतीय सीमाओं को इसने पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। इसने प्रशासकीय सुविधा का हवाला देकर 1905 में बंगाल के 2 भागों तथा बंगाल तथा पूर्वी बंगाल और आसाम नामक प्रांत में परिवर्तित कर दिया था। बंगाल को 2 भागों में, बंगाल तथा पूर्वी बंगाल और आसाम नाम में परिवर्तित कर दिया था। ये क्या था, विश्व साम्राज्यवादी था। इसने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था। तो मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच मुस्लिम लीग जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच गतिरोध चल रहे थे, तो CR फार्मूला किसने लगाया इसको दूर करने के लिए। तो राजगोपालाचारी ने लगाया था।
CR फार्मूला। 1944 में राजगोपालाचारी ने मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए फार्मूला तैयार किया, जिसे CR फार्मूला के नाम से जाना जाता था। इस फार्मूले के प्रमुख प्रावधान थे मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस की संस्था की मांग का समर्थन करें, लीग कॉन्फ्रेंस के केंद्र में अस्थायी सरकार के गठन में सहयोग प्रदान करें, सभी दलों के चुनाव और या मतदान से पूर्व विभाजन के संबंध में अपने मत और अपने विचारों को व्यक्त कर सकें। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो भारतीय जल घटना है और समय दिया है। भारतीय जल सेना अधिनियम, सविनय अवज्ञा आंदोलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन अधिवेशन, सांप्रदायिक निर्णय। तो भारतीय जो जल सेना अधिनियम था, जल सेना अधिनियम 1927 में आया था। जल सेना अधिनियम कब आया था? 1927 में आया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में आया था, ये भी करेक्ट है। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में आया था, लेकिन जो सांप्रदायिक निर्णय है वो 1932 में आया था, 1933 में नहीं आया था, 1932 में आया था ये। निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। साइमन आयोग की नियुक्ति, जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। तो फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 1915 में हुई थी। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 1930 में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुई थी। और साइमन आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? 1927 में हुई थी, 1927 में हुई थी। तो सबसे चौथे की बात क्या आएगा? चौथा फिर ये जलियांवाला बाग हत्याकांड आएगा, फिर महात्मा गांधी, चौथा फिर ये पहला वाला सही होगा, चौथा रहेगा, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड दूसरा वाला रहेगा, फिर महात्मा गांधी की ये साइमन आयोग की नियुक्ति 1927 में हुई थी और महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 1930 में हुई थी। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 5 नवंबर 1915 में हुई थी। 5 नवंबर फिरोज शाह मेहता कब मरे थे? 1915 में मर गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 को की गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से प्रारंभ की गई थी। INA के अधिकारियों को मुकदमा चलाया गया था। तो INA के अधिकारियों पर लाल किला दिल्ली में मुकदमा चलाया गया था। इसके बारे में देख लेते हैं क्या दिया है। आज़ाद हिंद फौज की गिरफ्तार सैनिकों एवं अधिकारियों पर अंग्रेज़ों ने लाल किले में नवंबर 1945 से मुकदमा चलाया था। लाल किले पे 1945 से मुकदमा चलाया था। INA मतलब आज़ाद हिंद फौज। इसके मुख्य अभियुक्त मेजर शाहनवाज खां, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लों थे। तो अभियुक्त मेजर कौन थे? शाहनवाज खां, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लों थे। इन पर राजद्रोह लगाया गया था। कांग्रेस ने इनके बचाव हेतु आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसका नेतृत्व भोला भाई देसाई ने भी किया था। तो ये क्या था कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पे ये मुकदमा कहाँ पे चलाया गया? तो लाल किले में नवंबर 1945 को चलाया गया। कौन कौन अभियुक्त थे? शाहनवाज खां, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लों, इन पर राजद्रोह लगाया गया था। कांग्रेस ने इनके बचाव हेतु आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया था, जिसका नेतृत्व भोला भाई देसाई ने किया था। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? तो भारत में नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी ने भारत के नियोजित विकास का विरोध किया था, क्योंकि उनका विचार था, मैं ऐसे भारत के लिए कार्य करूंगा जहां अत्यंत गरीब वर्ग यह अनुभव करे कि यह उसका अपना देश है, जिसके निर्माण में उसकी भी प्रभावी भूमिका हो। ऐसा भारत जहां न कोई छोटा होगा, न कोई, ऐसा भारत जहां सभी समुदाय पूर्ण मैत्री भाव से रह सकेंगे। तो भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था।